हेलो एवरीवन एंड आज हम इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आपका बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का ये जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी किया अपने फंडामेंटल्स वाली बुक में। यहाँ पर हम इस चैप्टर को इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने वाले हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, राइट। ये चीज़ तो आपको पता है कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि जो भी आपके रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, इवन जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये सब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहीं पे आपको जो है मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जिससे कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये नहीं कि एक कंट्री में हर एक रीजन के पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो। तो ट्रेड जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल बन जाता है इस मामले में, ठीक है। अब जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है, इट हैज़ अंडरगॉन अ सी चेंज इन रीसेंट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब हम इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को 3 पर्सपेक्टिव्स से इसमें चेंज हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम यानी कि अमाउंट, कितना ज़्यादा, मतलब एज ए फिज़िकल मोड में। फिर है आपका कॉम्पोजिशन यानी कि ट्रेड में जो भी आपने सामान ट्रेड किया उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, उसमें कितना शेयर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का है, कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, कितना जो है आपका सर्विस सेक्टर का है। तो वो कॉम्पोजिशन हो गया कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ट्रेड करने के लिए। एंड थर्ड इज़ डायरेक्शन यानी कि कहाँ पर किसके साथ ट्रेड कर रहे हो। सो ये 3 एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन, जहाँ पे हमें चेंज देखने को मिला है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा कम है। 1% हमें जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इंडिया का इन द टोटल वॉल्यूम, येट सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करती है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो अब हम एग्जामिन करेंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो जो ईयर है 1950 to 51, यहाँ पे इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड था, मतलब जो उसने दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया था, वो था ₹1214 करोड़, ठीक है। जो कि आपका इन द ईयर 2020 से 2021 तक 77,19,796 करोड़ हो गया। सो आप देख रहे हो 1000 से 77 लाख, ठीक है। तो आप परसेंटेज ग्रोथ निकाल सकते हो। अब इस ग्रोथ के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जो मोमेंटम पिक किया है बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो गवर्नमेंट ने जो भी लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। सो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो हमें एक्सपोर्ट देखने को मिला है ट्रेड में, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, उसके क्या रीजंस हैं। सो सबसे पहला रीज़न होगा जो मोमेंटम पिक किया है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब कितनी तेज़ी से ये सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवली। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है 1991 से, जो है आपका हमें LPG रिफॉर्म्स देखने को मिलता है। तो जो भी लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपका फ्री ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की जाती है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 3 ऑफ द मेनी फैक्टर्स हैं ये, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। और जो नेचर है इंडिया के फॉरेन ट्रेड का वो भी काफ़ी सालों में चेंज हुआ है। दो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी हायर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चेंज तो हमें देखने को मिला है, और टोटल जो वॉल्यूम है, चाहे वो इम्पोर्ट्स का वॉल्यूम हो, मतलब कितना हम कंट्री में सामान मंगवा रहे हैं और कितना भेज रहे हैं टू द अदर कंट्रीज विच इज़ एक्सपोर्ट, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। बट जो इम्पोर्ट की वैल्यू है, मतलब जो भी सामान हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगवा रहे हैं, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। मतलब हम ज़्यादा पैसा जो है दे रहे हैं रैदर देन कमा रहे हैं। एक्सपोर्ट से हम जो है अर्न करते हैं, इम्पोर्ट से हम सेल कर रहे हैं, तो हमारी सेलिंग ज़्यादा हो रही है रेदर देन अर्निंग। मतलब सेल मतलब इन द सेंस मनी का जो आप दे रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो वैल्यू है इम्पोर्ट की
वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे इंडिया है, लेट्स से कोई भी कंट्री बी है, ठीक है। अब इंडिया जो है इस कंट्री से कोई सामान एक्सपोर्ट करा रही है विच इज़ ऑफ ₹10, ठीक है। और इंडिया इस कंट्री को ₹5 का सामान सेल कर रही है, तो क्या हुआ, -5 आंसर आया, विच मीन्स दैट देयर इज़ अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलता है, हमें एक अनफेवरेबल ट्रेड देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखते हुए चलनी है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी टेढ़ी सी हो रही है, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या चेंज हमें देखने को मिला है। सो ये यहाँ पे टेबल दी है हमें, एंड ये बेसिकली फॉरेन ट्रेड की है और ये एक्सपोर्ट की टेबल है। यहाँ पर हमें सामान बताया गया है, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स, ओर एंड मिनरल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अदर कमोडिटीज़। सो बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है कमोडिटीज़ इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज अंडरगो कर रही है ओवर द ईयर्स। एक्सपोर्ट की बात करें हम, मतलब हम कितना सामान दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं ना, उन्हें बेच रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में जो शेयर है एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स का, इवन आपका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका, वो डिक्रीज़ हुआ है। देखो पहले 12.6 था, अब 11.9 हो गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का पहले 72.9 था, अब 67.8 हो गया। तो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इनका जो शेयर है आपका डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। अब वेयर एज जो शेयर है क्रूड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स का और बाकी कमोडिटीज़ का, वो इंक्रीज़ हुआ है। ये देखो क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले 11.9 था, अब 16.4 हो गया, इंक्रीज़ हुआ है। अदर कमोडिटीज़ पहले 1 था, अब 1.1 था, 1.9 हुआ, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अदर कमोडिटीज़ ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो शेयर है ओर्स और मिनरल्स का, तो पहले 1.6 था, अब जो है 2% है, तो ये कांस्टेंट रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी, तो वो आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं एंड आप उस टेबल का एनालिसिस करते हो, बट कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या शेयर है कंपोजिशन में, तो वो आपको याद है तो आप उसको लिख पाओगे। तो अगर क्या चेंज आपको कंपोजिशन में देखने को मिला है इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट्स का, सो मैं आपको यहाँ पे इजीली क्लासीफाई करके बता देती हूँ कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई है एंड क्या चीज़ हमारी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। इंक्रीज़ क्या हुआ है आपका, शेयर ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स, हाँ, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जो अदर कमोडिटीज़ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इसको हमारी एनसीईआरटी में कुछ ब्रीफ ये मेंशन नहीं किया, तो हम अदर कमोडिटीज़ लिखेंगे। डिक्रीज़ क्या हुआ है आपका जो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स है और आपके जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ये चीज़ हम बाहर के देशों में कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम सेल हो रहा है। जो हम एग्रीकल्चर के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो हम जो भी सामान जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका जो शेयर है वो कम हो गया है। पेट्रोलियम और क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब उसको हम ज़्यादा सेल करने लगे हैं, एंड अदर कमोडिटीज़ को भी इन कंपैरिजन विद ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा एक चीज़ है जो हमारी कांस्टेंट रही है, मतलब उसमें ज़्यादा हमें ना तो डिक्रीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला, विच इज़ ओर्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो डिक्लाइन आपको देखने को मिला है एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स में और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, इसका क्या रीज़न है, दैट इज़ लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो क्यों है ये,
रीज़न क्या है इसका रीज़न है टफ इंटरनेशनल कंपटीशन, मतलब इंटरनेशनली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स compete करते हैं। और अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हमें डिक्लाइन देखने को मिला इन द एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे कि कैश्यू, दो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर एक्सेट्रा। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में ही बात कर लें तो एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल आइटम है जैसे कैश्यू, काजू जो होता है ना, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पर जितने भी आपके फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर, इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इसके अंदर बी क्लासिफिकेशन है फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि आपका इंक्रीज़ हुआ है, और ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे कि कैश्यू वो आपका डिक्रीज़ हुआ है। इसमें आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 67.8% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2021-22 इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट। चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आर मेजर कॉम्पिटिटर्स। हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन है इंटरनेशनल मार्केट में? चाइना और बाकी की जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वो। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉन्ट्रीब्यूट अ लार्जर शेयर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें जेम्स और ज्वेलरी का भी एक लार्जर शेयर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये चीज़ है, चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मेजर कॉम्पिटिटर्स है। जेम्स और ज्वेलरी कंट्रीब्यूट करती है लार्जर शेयर। हाँ, तो यही है आपका इसमें ये चीज़ देख लेना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या परसेंटेज है इंडिया के टोटल वैल्यू में। यहाँ पे वैल्यू की बात की जा रही है, मतलब कि कितने डॉलर है, कितने रुपीज़, तो वैल्यू बात की जा रही है यहाँ पे। और जो भी इंजीनियरिंग गुड्स है वहाँ पे भी वो भी इंक्रीज़ किया है एक्सपोर्ट में। सो हमने बात करी एक्सपोर्ट की। अब हम बात करेंगे चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट की, क्या क्या चीज़ें हम जो है ना इम्पोर्ट करा रहे हैं। तो देखो 1950s और 1960s के टाइम पे इंडिया को काफ़ी सारे फूड शॉर्टेज, स्कार्सिटी, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो हमारा मेजर आइटम था इंपोर्ट का उस टाइम पे वो फूड ग्रेन था, कैपिटल गुड्स, मशीनरी और इक्विपमेंट था। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 1950s और 1960s के वक्त फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो मेजर आइटम था वो था फूड ग्रेन, ऑफ कोर्स मशीनरी, इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स, ये सारे हमारे मेजर आइटम थे उस टाइम पे इंपोर्ट के। कि ये चीज़ें ज़्यादा बाहर के देशों से ना अपने देश में मंगवाते थे क्योंकि ड्रॉट्स थी, इसका फूड स्कार्सिटी थी, इस वजह से। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी इट वाज एडवर्स, क्योंकि जो इंपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे एक्सपोर्ट से। इन स्पाइट ऑफ हम जितने भी एफर्ट्स मांग रहे थे कि नहीं हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के एफर्ट्स के बावजूद भी हमें जो है क्या देखने को मिलता है, एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब 1970s में फूड ग्रेन इंपोर्ट को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब अब हम जो है बाहर के देशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। कब हुआ था ये? 1970s में हुआ था, जब जो फूड ग्रेन इंपोर्ट हम कराते थे वो बंद करा देता। क्यों? क्योंकि 1970s में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से, जिसकी सक्सेस की वजह से इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो हमें दूसरे देशों से फूड ग्रेन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट इसमें क्या होता है, जो एनर्जी क्राइसिस होता है 1973 में, ये इम्पॉर्टेंट है। 1973 के ईयर में आपका एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम के प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। और आपको पता है पेट्रोलियम तो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इम्पोर्ट का बजट को हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मतलब और इंक्रीज़ कर देते हैं। फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज रिप्लेस बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। और क्योंकि हमने फूड ग्रेन को डिसकंटिन्यू कर दिया था तो इनकी जगह हमने फर्टिलाइज़र्स को इम्पोर्ट कराया, फर्टिलाइज़र्स को इम्पोर्ट किया और आपका पेट्रोलियम को इम्पोर्ट किया। फर्टिलाइज़र्स क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में
हम H5 सीड्स यूज़ करते हैं जिसके लिए इरिगेशन और फर्टिलाइज़र्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोलियम ऑफ कोर्स, मशीन इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, ये हमारी इंपोर्ट बास्केट थी। क्या थी इंपोर्ट बास्केट उस टाइम पे? स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, मशीन ऑफ कोर्स, मशीन को कैसे भूल सकते हो, मशीनरी और जितना भी इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें। अब ये जो टेबल है ये आपको जो है एक राइज दिखाती है कि कैसे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट है वो हमारा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि इसको हम एज अ फ्यूल ही यूज़ नहीं करते बट इसको हम एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज़, सो विच इंडिकेट्स द टेम्पो ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो किस चीज़ का इंडिकेटर है? जो हम पेट्रोलियम जो इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है, किस चीज़ का इंडिकेटर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इन टर्न हमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज पेट्रोलियम को हम सिर्फ व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते बट रॉ मटेरियल्स जैसे कि वैसलीन हो गया, आपका रबर हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ों के आइटम्स में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। अब इसका जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में वो एक अनदर रीज़न है इसका सेम, बट जो इम्पोर्ट आप कैपिटल गुड्स का देखने को मिलते हो वहाँ पे धीरे धीरे हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। जो इम्पोर्ट हुआ था फूड और अलाइड प्रोडक्ट्स का वो डिक्लाइन देखने को मिला है, और जो बाकी के इम्पोर्ट्स जिसमें पर्ल्स है, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, नॉन मेटल फेरस मेटल्स है, इन सब चीज़ों को भी हमें इम्पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार ये टेबल चेक कर लेते हैं। जो फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स है जो उसका हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, पहले 5.1 था, 4.4 हो गया है। जो आपका फ्यूल है जैसे कि कोल वगैरह, इनका इंक्रीज़ देखने को मिला है, पहले 25.4 था, अब 31.6 हो गया। फर्टिलाइज़र्स का भी इंक्रीज़ हुआ है 2.1 से 2.3। जो आपके पेपर बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूज़ प्रिंट है, इसका हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है, पहले भी कम था और अब बहुत भी ज़्यादा कम हो गया, 0.8 से 0.7 हो गया। कैपिटल गुड्स भी डिक्रीज़ हुए हैं 13 से 10.1%, और बाकी जो इम्पोर्ट्स है अदर्स में जैसे आपका जो स्टोन्स, गोल्ड, ये सब देख रहे थे हम, वो आपका इंक्रीज़ हुआ है 38.1 से 38.5। ये अदर गुड्स में आ जाएगा आपका पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें दिखाया गया इस टेबल में इम्पोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज़, इसमें ये करोर्स में है, जिसमें फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडिबल ऑयल्स, ये सारी चीज़ों का हमें वैल्यू दिखाई गई है। नेक्स्ट बात की गई है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब कि इंडिया का ट्रेड कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, किसके साथ इंडिया ट्रेड करता है। तो इंडिया के ट्रेड रिलेशंस ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज़ के साथ है और मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ है। जो रीजन वाइज और सब रीजन वाइज ट्रेड है वो आपको इस टेबल में गिवन है। यूरोप के साथ जो है हमारा ट्रेड बढ़ा है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया और आसियान, सबके साथ इंक्रीज़ को, और जो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड रहा है वो एशिया में ही रहा है। ठीक है, फिर इंडिया एम करता है कि वो अपना जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड उसको डबल करे विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड इसकी वजह से इन्होंने सूटेबल मेजर्स भी स्टार्ट कर दिया अडॉप्ट करना, जैसे कि इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करना, डी लाइसेंसिंग एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स। सो ये सारी चीज़ें रही है। जो मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड है उसको हम सी या एयर रूट से कैरी करते हैं, लेकिन स्मॉल पोर्शन ही है जो कि लैंड रूट से कैरी किया जाता है, वो भी हमारी सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी के साथ हम लैंड से अपना ट्रेड कैरी करते हैं। बाकी तो सी रूट और एयर रूट्स ही है। ठीक है, डबल करना है शेयर को विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है? डी लाइसेंसिंग, ठीक है, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, इसके बाद जो भी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है उसको रिड्यूस करना, और प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट्स पे शिफ्ट करना। ठीक है, सो ये सारी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट करी है ताकि वो अपना शेयर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी जो ये वाला टॉपिक है सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हमने हर एक मेजर और माइनर जो भी आपकी बुक में सी पोर्ट गिवन है उसको डिटेल में कवर किया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन
उस पर्टिकुलर वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली थी, बस ये वाला टॉपिक रह रहा था तो ये भी कवर कर दिया। अब जो हमारा चैप्टर है ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।